हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों को सुप्रभात। आओ, आज अपने कक्षा 12 के अंदर हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल चल रहा है, उस आधुनिक काल में उसका जो आगे काल विभाजन है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और उसके बाद में नई कविता तक अपने चर्चा कर चुके हैं। अब नई कविता के बाद में आगे जो साहित्य की धारा है, हिंदी साहित्य इतिहास की जो धारा चल रही है, उसमें समकालीन कविता। आज अपने जो चर्चा करेंगे वो समकालीन हिंदी कविता पर चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, पूर्व की वीडियो में भी मैं लगभग आपको समय के बारे में अवगत करवा चुका हूं, जिस काल का जो समय रहा है। यहां समकालीन हिंदी कविता का जो समय है वो 1951 से लेकर के और 1960 तक का जो समय है, इसको नई कविता की श्रेणी में रखा गया है। अब ये जो काव्य धारा चली, इसके समानांतर ही समकालीन हिंदी कविता की जो विकास धारा है वो आगे चल पड़ी थी। तो 60 तक का जो समय है वो तो नई कविता के लिए निर्धारित किया गया है। अब 60 के बाद यानी 1960 के बाद आधुनिक भावबोध के साथ, 1960 के बाद रचनाकारों के द्वारा आधुनिक भावबोध के साथ लिखा गया समकालीन हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो समकालीन साहित्य के नाम से जाना जाता है। 1960 के बाद आधुनिक भावबोध के साथ लिखा गया जो साहित्य है वो समकालीन साहित्य के नाम से जाना जाता है। यानी सीधे शब्दों के अंदर कहें तो 1960 के बाद का जो दौर चला है, और इस दौर के अंदर जो रचनाकार हुए हैं, उन्होंने युग के अनुसार जो जो नए भाव बोध, नई संवेदनाएं, नए विचार के साथ एक नई चेतना को लेकर के और साहित्य में उसे प्रतिष्ठित किया, उसको समकालीन साहित्य के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें बेटा, इसका समय 1960 के बाद की बात है। ये जो समय चला है, ये जो धारा चली है समकालीन हिंदी कविता की, ये 1960 के बाद की है। तो जिसके अंदर आधुनिक भावबोध मुख्य बात रही है, आधुनिक भावबोध की बात रही है बेटा। नए भावबोध, नई संवेदनाएं, नई सोच, नया चिंतन, नए विचार। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, इतिहास का मतलब पीछे से इसके बारे में चर्चा करें, इससे पहले नई कविता हो गई, उससे पहले प्रयोगवाद हो गया, उससे पहले प्रगतिवाद हो गया। तो ये अपने आप में इसके पीछे का जो दौर है, जो समय है, विगत जो समय है, वो इतिहास है। उस ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो नई कविता के बाद बहुत से साहित्य के जगत में आंदोलन हुए हैं। काव्य आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जो एक लहर चली है काव्य के क्षेत्र में परिवर्तन और बदलाव के लिए, जिसमें आधुनिकता का समावेश हो गया है, नई संवेदनाएं जागृत हुई है, नए भावबोध रचनाकारों के पैदा हुए हैं। तो ये सब चीजें मिलकर के और साहित्य में एक नई लहर
जो पनपी, आगे चली, नई नई कविताएं उभर करके आई, इनको काव्य आंदोलन के नाम से जाना गया। क्या कहा गया इनको? काव्य आंदोलन। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो नई कविता के बाद बहुत से काव्य आंदोलन हुए हैं। इसके संदर्भ में समकालीन हिंदी कविता के संदर्भ में डॉक्टर हुकमचंद राजपाल का एक विचार है। वो मानते हैं, वो ये मानते हैं, वो 60 से नहीं मानते, वो 1964 से इसका समय निर्धारित करते हैं। डॉक्टर हुकमचंद राजपाल, डॉक्टर हुकमचंद राजपाल नई कविता या नई कविता के बाद में जो समकालीन कविता है उसका जो समय है वो 1964 के बाद से इसको स्वीकार्य करते हैं। समकालीन जो कविता है जिसमें आधुनिक कविता के विकास में नई चेतना आई, समकालीन जो कविता है, आधुनिक कविता, इसके द्वारा समकालीन कविता आधुनिक कविता के विकास में एक नई चेतना, अब पहले से चली आ रही जो परंपरा थी, जो पहले से चले आ रही रचनाओं की, रचनाकारों की जो सोच थी, उनका जो भावबोध था, उसकी जगह अब एक नई सोच विकसित होने लगी। तो समकालीन कविता में आधुनिक कविता के विकास में नई चेतना, नए भावबोध, क्या आया इसमें? नई चेतना, नए भावबोध, नई संवेदनाएं, नए भावबोध, नई संवेदनाएं, नए शिल्प, नए नए शिल्प उभरे, शिल्प के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ, नए नए शिल्प। इसके अलावा नया सामाजिक यथार्थ, वास्तविकता, सच्चाई, इस युग के रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के द्वारा युगीन परिस्थितियों के अनुसार जिस यथार्थ का वर्णन किया वो अपने आप में एक नया सामाजिक यथार्थ बना। सामाजिक यथार्थ, स्पष्ट बयानी, स्पष्ट बयानबाजी, इस युग के रचनाकारों ने जिस विषय के ऊपर अपने विचार रखे हैं वो बिल्कुल क्या है? स्पष्ट है, स्पष्ट बयानी है। राजनीति व्यंग्य, राजनीति पर भी अच्छे चित्र खींचे हैं। राजनीति व्यंग्य इस युग की कविता के महत्वपूर्ण पहलू बन गए थे। ये इस युग की, यानी इस युग के जो रचनाकार थे, जो वो अपनी रचनाएं लिख रहे थे, उन रचनाकारों की रचनाओं के ये चीज, नई चेतना, नए भावबोध, संवेदनाएं, शिल्प, सामाजिक यथार्थ, स्पष्ट बयानी, राजनीति और व्यंग्य, ये इनके महत्वपूर्ण पहलू बन करके उभरे थे। इस काव्य धारा का जो मूल उद्देश्य था या मूल जो लक्ष्य था, इस युग की काव्य धारा का जो मूल लक्ष्य था वो था आम आदमी और समाज की जो वास्तविकता है, सच्चाई है,
उसका उद्घाटन करना था बेटा। इस युग के रचनाकारों के जीवन का लक्ष्य बन चुका था। इस युग के रचनाकारों के जीवन का लक्ष्य यह था कि समाज में, उस युग में, उनके समकालीन जो समय जो चल रहा था, उसके अंदर जो आम आदमी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, वो किस प्रकार से, किस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर अपना जीवन निर्वाह कर रहा था, और उसके साथ साथ समाज की दशा कैसी थी। उस समाज, आम आदमी और समाज, यूं कहें उस युग में आम आदमी और समाज की वास्तविकता का चित्रण करना समकालीन कविता के रचनाकारों के जीवन का क्या बन गया, मूल लक्ष्य बन गया था। उसकी जो सच्चाई थी, जो वास्तविकता थी, वो बाहर लेकर के आ रहे थे। धूमिल को इस काव्य धारा का सशक्त कवि माना जाता है। इस युग में धूमिल उनको, इस काव्य धारा को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में, या पहुंचाने और इसको शुरू करने में, जन्म देने में, इसको प्रारंभ करने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है, वो किसका रहा है? धूमिल का रहा है। तो धूमिल इस काव्य धारा के प्रणेता बने हैं। ये काव्य धारा मानवीय चिंता की, इस काव्य धारा में, इस युग की काव्य धारा में सबसे बड़ी बात जो उभर करके आई है इस युग के रचनाकारों के भीतर, वो रही है बेटा मानवीय चिंता। रचनाओं में, रचनाकारों की रचनाओं के अंदर सबसे बड़ी बात जो उभर करके सामने आई है, वो है मानवीय चिंता। कि इस युग का जो रचनाकार है, वो मानव के प्रति बड़ा चिंतित दिखाई दिया है। वो किस प्रकार से उस युग के मानव अपना जीवन यापन कर रहा है। छोटा है, बड़ा है, मध्यम है, किसी भी श्रेणी का व्यक्ति है, उसका यथार्थ चित्र है वो उसने उद्घाटित किए हैं, प्रकट किए हैं। और इस काव्य धारा में उसी मानवीय चिंता के चलते हुए युगीन परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य का जो जीवन है, जो यंत्रवत बन चुका है, जिससे उसके जीवन में क्या आ गई है? यांत्रिकता आ गई है। क्या आ गई है? यांत्रिकता। इस यांत्रिकता का भी उसने चित्रण किया है। इसके अलावा साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध, उसकी रचनाओं में साम्राज्यवादी शक्तियों का घोर विरोध किया जा रहा है। यह सवर इस काल में रचनाकारों के द्वारा अपनी रचनाओं में प्रकट किया है। साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, आदि जो शक्तियां थी, उन शक्तियों के द्वारा टूटते हुए मनुष्य को, आदि पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, या यूं कहें कि उस युग के जो रचनाकार थे वो मनुष्य के प्रति, उस मानव के प्रति बड़े गंभीर और चिंतित दिखाई दिए हैं। उस युग की जैसे यांत्रिकता, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद आदि शक्तियों के द्वारा टूटते हुए मनुष्य को, या टूटते हुए मनुष्य की यंत्रणा और उसकी संघर्षशीलता, यंत्रणा और संघर्षशीलता की अभिव्यक्ति प्रदान की है, कि अभिव्यक्ति प्रदान की है। मतलब कि इस युग का जो रचनाकार है वो व्यक्ति और समाज के बहुत करीब पहुंच गया है, और यह रचनाकार के अंदर गुण होना आवश्यक है बेटा।
जो रचनाकार व्यक्ति और समाज के करीब जाएगा वो उतना ही गहराई के साथ उत्कृष्ट लेखन करेगा बेटा, अच्छा लेखन करेगा। क्योंकि जैसे जैसे वो करीब जाता जाएगा व्यक्ति और समाज की जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, उससे अवगत होता जाएगा, उसको फिर वो अनुभूत करेगा। और जैसे जैसे वो अपने हृदय में अनुभूत करता जाएगा वैसे वैसे उसकी अभिव्यक्ति है वो कलम के द्वारा अभिव्यक्त होती जाएगी। तो इस प्रकार से इस समय की जो ये काव्य धारा चल रही थी, जिसमें मानवीय चिंता के चलते हुए उस युग के रचनाकार के भीतर जो मानवीय चिंता चल रही थी, उसके चलते हुए उस युग की यांत्रिकता, साम्राज्यवादी, पूंजीवादी आदि शक्तियों के द्वारा टूटते हुए मनुष्य का जो जीवन और उसकी यंत्रणा, यानी भीतर की जो पीड़ा जो थी और उसकी संघर्षशीलता जो थी, उसको उसने अपनी रचनाओं का विषय बनाया। ये उस युग की रचनाकार की एक बहुत बड़ी देन है बेटा। इसके बाद में इस युग का जो रचनाकार है उसने शोषक जो वर्ग था समाज के अंदर, शोषक वर्ग, अमीर, पूंजीपति, राजा, धर्माचार्य, उस वर्ग का पतनोन्मुखी जो चरित्र था, पतनोन्मुखी शोषक वर्ग के पतोन्मुखी जो जीवन था, जो चरित्र था, उसका भी चित्रण किया है। इस युग का रचनाकार संवैधानिक प्रावधानों को भी लागू करना चाहता है। इस युग का रचनाकार संविधान के जो प्रावधान है, तात्पर्य बेटा कि जो संविधान है, संविधान के सामने, संविधान के अनुसार जो अधिकार दिए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, वो सबके लिए समान है। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जाति धर्म आदि उसमें बाधा नहीं है। समानता का अधिकार दिया गया है, सभी को समान समझा गया है। ठीक उसी प्रकार से इस युग का जो रचनाकार है वो उन संवैधानिक प्रावधानों को समाज में लागू करना चाहता है, उनमें उसका विश्वास है। इसके अलावा समाज में हो रहे अत्याचार, अन्याय, अन्याय, जुल्म आदि के चित्र भी उसने अपने रचनाओं के द्वारा खींचे हैं। आगे बात करें बेटा, उसके हृदय में वो समाज और व्यक्ति के प्रति किस तरह से समर्पित है। इस युग का जो रचनाकार है वो समाज और व्यक्ति के प्रति किस तरह से समर्पित है, कितने कठोर दौर से वो गुजर रहा है, इसका अंदाजा साहित्यकारों को युग के अनुसार मिल रही धमकियां और वह उनकी असामयिक मृत्यु, धमकियां और असामयिक उनकी मृत्यु का हो जाना, इस बात से इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है। अपने जीवन की परवाह उसे नहीं है, वो समाज को जीवित रखना चाहता है, मानव के प्रति वो समर्पित है। इस युग का रचनाकार स्वार्थी नहीं है, सेवा का भाव है उसके भीतर, उसके भीतर विद्रोह है। समाज का जो वातावरण राजनीति के द्वारा है या क्षीण होती हुई हमारी सनातन संस्कृति के कारण है, चाहे राजनेताओं के द्वारा है
या क्षीण होती हुई संस्कृति के द्वारा उसके प्रति उसके हृदय के भीतर विद्रोह की भावना है। वर्तमान को सजग होकर देखने की प्रवृत्ति इस युग के रचनाकार में अधिक मिलती है, यानी वर्तमान के प्रति गंभीर है। तो यह था नई कविता, समकालीन हिंदी साहित्य की जो काव्य धारा थी उस पर अपने चर्चा की है बेटा, उसकी जो पृष्ठभूमि है जिस पर अपने चर्चा की है। अब आगे बात करते हैं समकालीन हिंदी साहित्य की जो काव्य धारा चल रही है इसकी मुख्य प्रवृत्तियां, कि इस युग की क्या क्या प्रवृत्तियां रही है। यानी विशेषताएं हैं, दूसरा नाम। बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि इस युग का जो रचनाकार है वो वर्तमान समाज की परिस्थितियां या जो दौर जो चल रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं है, परिवर्तन और बदलाव का आकांक्षी है। और यह परिवर्तन और बदलाव तभी संभव है जब समाज में क्या आएगी, चेतना आएगी। इसलिए यहां वो सामाजिक और राजनीतिक चेतना का पक्ष धर रहा है। सामाजिक राजनीतिक सामाजिक साहित्य के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा समाज के अंदर सामाजिक और राजनीतिक, राजनेताओं का काम होता है समाज की सेवा करना, लेकिन जब वो राजनेता अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, जनता के सेवक बनने की जगह जब वो जनता के लिए भक्षक बन जाते हैं, तब रचनाकार से रहा नहीं जाता है। फिर वो उनके ऊपर कटाक्ष करता है, वो उनके ऊपर व्यंग्य करता है, उनको अपने कर्तव्यों की याद दिलवाता है। तो इस प्रकार से इस युग का जो रचनाकार है वो सामाजिक और राजनीतिक चेतना का पक्ष धर रहा है। यथार्थवादी कथानक, 2 नंबर बात करें, यथार्थवादी कथानक। देखो बेटा, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, जो समाज का मूर्त रूप वो देख रहा है, जो समाज में गतिविधियां चल रही है, किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस प्रकार से दुखों का सामना कर रहे हैं, कैसे कैसे उनके साथ समाज के नेतृत्व करने वाले लोगों के द्वारा उनके जीवन में विघटन, व्यवधान पैदा किए जाते हैं, क्या क्या उनके कर्तव्य, क्या क्या उनके अधिकार है, उनसे उनको दूर कर दिया जाता है। जो असलियत है, जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वो उसी का चित्रण करना चाहता है। उसका जो कथानक है इस युग के रचनाकार का, वो अपने आप में यथार्थ के बहुत करीब है। फिर अगली बात करते हैं बेटा प्रवृत्ति की, मानवीय मूल्यों की स्थापना। मानवीय मूल्यों की स्थापना। समाज तभी तक है जब तक उसमें मानव है। अगर मानव अपने आदर्श, अपनी नैतिकता, अपने मूल्य खो देगा, तोड़ देगा, तो उसके साथ समाज समाप्त हो जाएगा, समाज नष्ट हो जाएगा, उसका मूर्त जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके लिए मानवीय मूल्यों पर वो बल देता है, मानवीय मूल्यों की स्थापना करना चाहता है। जब तक समाज में मानवीय मूल्य हैं तब तक हम समाज की कल्पना कर सकते हैं। और जैसे जैसे युग की विषम परिस्थितियों का दूषित प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर, तो वैसे वैसे
ये मानवीय जो मूल्य है इनका विघटन होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे मानवीय मूल्य का विघटन होता जाता है वैसे वैसे समाज अपना अस्तित्व है वो खो देता है। तो इस युग का जो रचनाकार है, जहां तक हो सकता है कैसी भी स्थिति उसके सामने क्यों न हो, हर हालत में मानवीय मूल्य हैं उनको वो स्थापित करना चाहता है। इसके अलावा अगली बात करते हैं, युवा पीढ़ी का विद्रोह। रचनाकार चाहता है कि परिवर्तन और बदलाव के लिए युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा। सामाजिक चेतना लाने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। इसी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो विसंगतियां हैं उनको यदि दूर करना है, उनको समाप्त करना है, तो इसके लिए युवा पीढ़ी को क्रांति का जो स्वर है वो प्रकट करना पड़ेगा। विद्रोह जो है उसका बिगुल बजाना पड़ेगा। जब तक युवा पीढ़ी विद्रोह का बिगुल नहीं बजाएगी तब तक परिस्थितियां हैं वो आम आदमी के लिए प्रतिकूल बनी रहेगी। इसके अलावा आगे की बात करते हैं, आम आदमी की पीड़ा। इस युग के रचनाकार ने बड़े करीब से, बड़े समीप से आम आदमी की पीड़ा को समझा है कि वर्तमान युग में वो किस प्रकार से अपनी पीड़ा को भोग रहा है, उसकी पीड़ा के लिए कौन उत्तरदायी है, कौन जिम्मेवार है, उसके प्रति भी उसने कलम चलाई है। जब तक आम आदमी की पीड़ा को समाज के नेतृत्व करने वाले समझेंगे नहीं, तब तक समाज की विषमताएं हैं वो दूर नहीं होगी। अगर हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए आम आदमी की पीड़ा का अनुभव होना चाहिए, उसको समझना जरूरी है बेटा। और इस बात को राजनेता नहीं समझ सकते, इस बात को तो साहित्यकार समझ सकता है। तभी तो समकालीन कविता के अंदर इस युग की जो धारा चली है, इसमें इस युग के रचनाकारों ने आम आदमी की पीड़ा का भली भांति चित्रण किया है। फिर आगे जिक्र करते हैं, नई चेतना का पोषक, नई चेतना को फलते फूलते देखना चाहता है। इस युग के रचनाकार अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में एक नई चेतना का जो प्रकाश है वो कर देना चाहता है। नई चेतना आएगी, बदलाव आएगा, परिवर्तन आएंगे, लोगों की सोच बदलेगी, जीवन जीने के तौर तरीके उनमें बदलाव आ जाएगा, तो एक नया समाज बनेगा। इसके अलावा अगली बात करते हैं, अमानवीय मूल्यों पर व्यंग्य। समाज को आगे ले जाने की जिम्मेवारी या समाज के जो मुखिया होते हैं या कर्णधार होते हैं, जब वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, जब वो अपने कर्तव्य का ईमानदारी के साथ निर्वाह नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में
उनको अपने कर्तव्य की याद दिलाने के लिए, उनको यथार्थ पर खड़ा करने के लिए, उनके लिए जो समाज है उस पर उन लोगों के लिए व्यंग्य के चित्र है वो भी खींचे हैं। फिर आगे बात करते हैं जन क्रांति का पोषक। इस युग का रचनाकार अपनी रचनाओं के द्वारा यानी जनता के द्वारा क्रांति लाने का आह्वान करता है। फिर नई भाषा की तलाश। आगे बात करते हैं नई भाषा की तलाश। पुरानी जो परंपरा चली आ रही थी उस परंपरा से हट करके और इस युग के रचनाकार ने एक नई चेतना को विकसित करने की कोशिश की है। इस नई चेतना के साथ साथ वो हर क्षेत्र में नयापन लाना चाहता है। यहां तक भाषा में भी नयापन होना चाहिए, एक नई चेतना उभरनी चाहिए। तो यहां के इस युग के इस काव्य धारा के जो रचनाकार रहे हैं उन्होंने कुछ साहित्यिक भाषा को अपनी रचनाओं में ज्यादा जगह नहीं दी है। बिल्कुल साधारण आम बोलचाल की जो भाषा है उसी को अपनी रचनाओं में शामिल किया है। संस्कृतनिष्ठ तत्सम तद्भव जो शब्दावली होती है उससे परहेज किया है, क्योंकि यदि ऐसा वो करता है तो उससे भाषा में दोष आ जाता है, भाषा क्लिष्ट हो जाती है और क्लिष्ट दोष के आने से साधारण जो पाठक है वो उसका अर्थ ग्रहण करने में सक्षम नहीं होता है। यानी भाषाई दोष पैदा नहीं करना चाहता वो चाहता है कि उसकी जो रचनाएं हैं वो आम आदमी के लिए हो। प्रत्येक इस युग का जो आदमी है वो उसकी रचनाओं का रसास्वादन ले सके। इसलिए हमेशा समकालीन हिंदी कविता के जो रचनाकार हैं वो नई भाषा के पोषक दिखाई दिए हैं। इसके अलावा लोकोक्ति मुहावरे, भाषा में चमत्कार व सुदृढ़ता यानी मजबूती प्रदान करने के लिए इस युग के रचनाकारों ने सुंदर लोकोक्ति और मुहावरों को भी जगह दी है, जिससे भाषाई चमत्कार प्रकट होता है। फिर आगे हैं नए उपमान। अपनी रचनाओं में शमशेर बहादुर सिंह जो प्रयोगधर्मी के रूप में जाने जाते हैं, शमशेर बहादुर सिंह जिनका नाम शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगधर्मी मतलब नए नए भाषा के क्षेत्र में उपमान है, प्रतीक है, बिंब है, ये प्रयोग करते हैं इनका। तो इस युग के जो रचनाकार रहे हैं वो भाषाई चमत्कार के लिए नए नए बिंबों का, उपमानों का, प्रतीकों का प्रयोग है वो करते रहे हैं। छंदों की बाध्यता भी इस काल में हमें दिखाई नहीं देती है बेटा, मुक्तक छंद कह सकते हैं बेटा।
कविता जो होती है वो छंदों के बंधन में बंधी होती है, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते इस यानी 1960 तक पहुंचते पहुंचते कविता में छंदों की जो बाध्यता थी वो लगभग दूर हो गई। छंद विहीन कविताओं की जो रचना है वो होने लगी थी। मुक्तक छंद का, जिसको क्या कहेंगे, मुक्तक छंद का जो प्रयोग था वो इस युग में अधिक होने लगा। लंबी कविताएं, इस युग के रचनाकारों ने लंबी कविताओं की भी रचना की है। पहले की अपेक्षा, नई कविता की अपेक्षा इस युग के रचनाकारों ने लंबी कविताओं की भी रचना की है। अंतिम बात, नाटकीयता। यह गुण भी इस युग में देखा जा सकता है। अपनी बात को, अपने हृदयगत भावनाओं को रचनाकार किसी भी तरह से प्रकट कर सकता है। इसलिए यहां रचनाकार ने नाटकीयता को जगह दी है, यानी अपने भाव, अपनी बात को संवाद में रख करके और पाठक तक अपनी बात है वो पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से ये प्रवृत्तियां रही है समकालीन हिंदी साहित्य की, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक चेतना पर अधिक बल दिया गया है। क्योंकि समाज में जब तक चेतना नहीं आती है तब तक हम परिवर्तन और बदलाव नहीं कर सकते। इसके बाद में यथार्थवादी कथानक रहा है इस युग के रचनाकार का, मानवीय मूल्यों की वो स्थापना करने में ज्यादा उसका विश्वास उभरा है। फिर युवा पीढ़ी में वो विद्रोह का भाव पैदा कर देना चाहता है, या विद्रोह का जो स्वर है वो उसकी रचनाओं में सशक्त होकर के उभरा है। इस युग के रचनाकार ने आम आदमी के भीतर की जो पीड़ा है उसको भली भांति समझा, परखा और फिर उसके सुंदर सुंदर भीतर की जो पीड़ा के चित्र हैं वो चित्र खींच करके अपनी रचनाओं में उनको जगह दी है। नई चेतना का पोषक, नई चेतना अपनी रचनाओं के द्वारा एक नई चेतना, एक नई सोच समाज के सामने रखना चाहता है। अमानवीय मूल्यों पर व्यंग्य करता हुआ दिखाई देता है और उसके व्यंग्य करने का कारण है कि मानवीय मूल्यों की स्थापना हो जाए। जब तक समाज में अमानवीयता, एक तरह से पशुत्व का आचरण होता रहेगा, तब तक आम आदमी की पीड़ा दूर नहीं होगी। इसलिए आम आदमी की पीड़ा है, कष्ट है, विघ्न है, बाधाएं हैं, उनको दूर करना है। एक राम राज्य की स्थापना करनी है तो उसके लिए मानवीय मूल्यों का होना अति आवश्यक है, और ऐसा वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। जन क्रांति का पोषक दिखाई देता है इस युग का रचनाकार। जब तक सारी जनता मिलकर के क्रांति का बिगुल नहीं बजाएंगे तब तक ये सामाजिक व्यवस्था
बदलेगी नहीं। हमारे जीवन का भौतिक बुनियादी जो ढांचा है ये बदल नहीं पाएगा। और इसके लिए तो दुष्यंत कुमार जी ने अपनी जो गजल है, अपनी गजल के द्वारा उन्होंने ये बात कही है, परिवर्तन और बदलाव के वो आकांक्षी रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और आग किसका प्रतीक है? क्रांति का है। परिवर्तन और बदलाव हमें लाना है। मैं नहीं कर सकता, तुम तो कर सकते हो। क्रांति लानी है, क्रांति मैं नहीं ला सकता, क्रांति तुम तो ला सकते हो। सिर्फ और सिर्फ हमें क्रांति लानी है। इसके बाद में इस युग के जो प्रमुख कवि हैं, प्रमुख कवि वो कौन कौन से रहे हैं? प्रमुख कवियों में जो नाम आता है, धूमिल, मुक्तिबोध, धूमिल, मुक्तिबोध, लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी, चंद्रकांत देवला, चंद्रकांत देवाले, इसके बाद में राजकुमार कुंभज, राजकुमार कुंभज, वेणुगोपाल, और धूमिल, ये इस युग के प्रमुख रचनाकार रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो चर्चा हमारी आज रही है वो समकालीन हिंदी साहित्य पर रही है।